हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका एक और बार आपके अपने यूट्यूब चैनल MR एजुकेशन हब पर। और आपको ही पता है बहुत दिनों से हमारी वीडियो नहीं आई थी, तो कोई बात नहीं हुई। तो बेटा आज हम आपके लिए लेके आए एक शानदार वीडियो जिसके अंदर हम एक एक चीज़ आपको डिस्कशन करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे SST जो 10th क्लास के लिए होगी, और जिसमें हमें मोस्टली ये देखना है हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको पता है कि 13 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास का पहला लेसन जो है पंजाब दी भूगोलिक विशेषता, उनका इतिहास पे इफेक्ट क्या पड़ा। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि जो पंजाब के नाम है टाइम टू टाइम क्या होते रहे, चेंज होते रहे। इसीलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि पंजाब के बदलते नाम दे बारे। तो सबसे पहले पंजाब को जब वैदिक काल था उस टाइम सप्त सिंधु कहा गया। और सप्त सिंधु इसीलिए कहा गया बेटा क्योंकि उस टाइम पंजाब में कितने दरिया थे? 7 दरिया थे, जिनमें सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम और सरस्वती और सिंधु हुआ करते थे। इसीलिए पंजाब की धरती को सप्त सिंधु कहा गया। उसके बाद जिस टाइम पंजाब में महाभारत और रामायण की रचना हुई उस टाइम पंजाब को कहा गया पंचनंद। क्योंकि पंचनंद का मतलब ही क्या है? पंचनंद यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब 5 दरियाओं की धरती, जिनमें आते हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम। उसके बाद पेंटापोटामिया रखा गया नाम, क्योंकि यूनान के जो व्यक्ति थे वो यहाँ पर आने लगे, उन्होंने क्या नाम दिया इसको? पेंटापोटामिया, और जिसका भी मतलब क्या था? 5 दरियाओं की धरती। और कि उसके बाद क्या हुआ, जो एक चीनी यात्री हुआ करता था ह्यूनसांग, और ह्यूनसांग ने इसको नाम दिया सेकिया। तो टाइम टू टाइम इसके नाम चेंज होते गए। और ऐसा कहा जाता है जब 1849 में जब पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और उसके बाद उसका नाम रख दिया गया पंजाब। और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि लाहौर सूबा किस शासनकाल में कहा जाता था पंजाब को? तो रणजीत सिंह के टाइम में कहा जाता था, क्योंकि रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। उसके बाद जितनी भी निर्णायक लड़ाइयां हुई, जो एंट्री हुई, पंजाब का एक इलाका हुआ करता था सिंध का इलाका। जितने भी इन्वेडर आते थे या हमलावर आते थे वो सारे के सारे कहां से घुसते थे? सिंध। क्योंकि उस पे जो छोटे छोटे दर्रे थे खैबर, कुलम, बोलान, टोची, उनको पार करना काफी आसान था। इसीलिए जितने भी इन्वेडर आए, हमलावर आए, उन्होंने किसको टारगेट बनाया? सिंध को। जो सिंध के रूलर हुआ करते थे वो अयोग शासक हुआ करते थे और एक दूसरे के फूट डालने में व्यस्त रहते थे। इसीलिए दूसरे जो इन्वेडर थे उन्होंने उनका क्या उठाया? फायदा उठाया। और दूसरी तरफ हम देखें, दूसरी तरफ जो पंजाब के उत्तर में स्थित है हिमालय पर्वत है, जो आज तक का सबसे बड़ा पर्वत है, जिसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना माउंट एवरेस्ट है। इसीलिए जितने इन्वेडर थे उन्होंने उत्तर से हमला नहीं किया, क्योंकि इसका बेटा एक तो मतलब ये था क्योंकि उसका जो दायरा है काफी लंबा था और ऊंची भी ज्यादा है, पहाड़ियां हो, और उनको पार करना मुश्किल था काफी। इसीलिए इन्वेडर ने सिंध को अटैक करने के लिए कहा। फिर उसके बाद कहा जाता है कि मोस्टली बाबर क्यों पंजाब में आया और उस टाइम कौन सा वंश चल रहा था। और उस टाइम अगर बात करें तो बाबर ऐसे ही नहीं आ गया, बाबर को इन्विटेशन देके बुलाया गया, क्योंकि हमारे भारतीय आपको पता है इक्वालिटी कमी होती थी भारत वालों में। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जिस टाइम दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी है ना उस पे कौन बैठा था? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी का हुआ करता था लड़का सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी का लड़का था इब्राहिम लोधी। तो सिकंदर लोधी मर चुका था। सिकंदर लोधी से आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आगरा जो शहर है वो किसने बसाया था? तो आपको आंसर करना है सिकंदर लोधी ने बसाया था 1504 ईस्वी में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर कौन हुआ करता था? तो आपको लिखना है इब्राहिम लोधी। उसके बाद बात करें कि जिस टाइम दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? इब्राहिम लोधी। और सिकंदर लोधी ने अपने पुत्र को गद्दी दी, इब्राहिम लोधी को। और इस बात को का काफी बुरा फील किया किसने? आलम खान लोधी ने। आलम खान लोधी कौन था? जो इब्राहिम लोधी का चाचा हुआ करता था। अब देखो चाचे को गद्दी मिली, अब तो उसको तो तकलीफ हो गई ही, क्योंकि वो बड़ा था उससे, वो छोटा था। इसीलिए उसने स्ट्रेटजी बनानी स्टार्ट कर दी, रणनीतियां। और उस टाइम पंजाब का सूबेदार हुआ करता था दौलत खान लोधी। तो उन्हें ना आपस में ये डायरेक्टली तो उससे भिड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको किसको बुलाया? बाबर को बुलाने की कोशिश की, इनविटेशन भेज दिया कि आप आके दिल्ली पे अटैक करो और हम आपका साथ देंगे। इसीलिए बाबर ने भी सोचा कि तुम्हें क्या क्या लड़ाइयां करनी है, ये खुद बुला रहे हैं तेरे को। इसीलिए बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में सबसे निर्णायक लड़ाई लड़ी गई,
जो 15 अप्रैल 1526 में लड़ी गई, जिसका नाम दिया गया बैटल ऑफ पानीपत। दोनों टाइम लड़ाइयां ये काफी निर्णायक थी। इस लड़ाई में सैनिक ज्यादा किसके थे? इब्राहिम लोदी के। लेकिन ऐसा फिर भी कहा जाता है कि इस लड़ाई में हार किसकी हुई थी? इब्राहिम लोदी की, क्योंकि बाबर के पास तकनीकी वाली तोपें थी जिनका इस्तेमाल सबसे पहले उसने पानीपत की लड़ाई में किया था, जिसकी वजह से हारा था कौन? इब्राहिम लोदी। और इसी तरह से हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत का जो खात्मा हो गया था, उसके बाद रूल लागू हो गया था किसका? बाबर का आ गया था, और उसने अपने जो वंश है उसकी स्थापना की थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुगल वंश। तो इस चैप्टर में मोस्टली ये था, या तो आपसे पूछेंगे सप्त सिंधु किस काल में कहा जाता था? आपको पता है वैदिक काल में। पंचनंद क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस टाइम रामायण महाभारत की रचना हो गई थी। इब्राहिम लोदी का गुण पूछेंगे, आपको पता है उसकी सेना काफी लंबी थी और एक अच्छी सेना को गाइड करने वाला था। अगुण बताएंगे, उसकी सेना के अंदर इक्वालिटी नहीं थी। उसके बाद बाबर के हमले बताएंगे। बाबर ने सबसे पहला हमला सैयदपुर पे किया था 1519 में, लेकिन बाबर ने अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण 4 लड़ाइयां लड़ी हैं, जिसमें बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। उसके बाद वो मर गया था। और उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे हिमालय पर्वत के लाभ। अब आपको पता है नॉर्मल पर्वत में से क्या मिलता है? जंगलों से हमें लकड़ियां मिलती हैं, जिनका प्रयोग हम खाने के लिए, जो बालने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद उससे जड़ी बूटियां मिलती हैं। फिर आपसे पूछेंगे लगातार एक क्वेश्चन आता है मोस्टली 5 नंबर का, जिसमें आज आपसे पूछा जाता है पंजाब ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? अब देखो, मैंने आपको पीछे भी डिस्कस किया है कि सिंध का इलाका पार करना आसान था, जितने भी इन्वेडर आए करते यहाँ से। और दूसरी तरफ हम देखें तो जितने भी दरिया हैं वो सारा साल चलते रहते थे, जिनकी वजह से जो पंजाब की धरती है उपजाऊ बनी। दूसरा क्या इफेक्ट हुआ? अब डेली कोई भी आप पे अटैक किए जा रहा है, तो आप उसको कब तक सहन करेंगे? इसीलिए उनमें निडर के भी गुण आए, किसमें? पंजाब वालों में। और उन्हें निडरता से सामना किया, और उसके बाद उन्होंने सबसे क्या किया? लोहा लिया। कहने का मतलब वो डट के सामना नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। जिसपे एक क्वेश्चन आता है, गुरिल्ला युद्ध नीति क्या है? रात को वो अटैक कर देते थे, उनका सामान चोरी करके और भाग जाया करते थे। ठीक है ना? और आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। मोस्टली मैंने आपको बता दिया है क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये डिस्कशन है। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि उसके नाम कैसे चेंज हुए, दर्रे कौन से थे? खैबर, कुलम, बोलान, टोची। और सिंध सागर दोआब, बिस्त जलंधर दोआब, चच दोआब, रचना दोआब। और ये मोस्टली क्या थे? उनके दोआबे हुए करते हैं। 2 दरियाओं के बीच का स्थान होता है दोआब। तो ये अपना लेसन कवर हुआ। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। कल आपको मैं सेकंड चैप्टर के बारे में बताऊंगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।